मशमूल है। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों, अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद चीनी कहानी कार्यक्रम के तहत चीन की लोक कथाएं और चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। लीजिए सुनिए आज के मुख्य समाचार। चीनी केंद्रीय सैन्य आयोग ने अधिकारियों को जनरल के पद पर पदोन्नति के लिए एक समारोह आयोजित किया। हैमचंग ने 14वीं विश्व शांति मंच के उद्घाटन समारोह में दिया भाषण और मुंबई स्थित चीनी कौंसल जनरल ने भारत के फ्री प्रेस जर्नल में किया लेख प्रकाशित। अब आप अनिल पांडे से आज के पूरे समाचार सुनिए। 3 जुलाई को चीन की राजधानी पेजिंग में स्थित नई बिल्डिंग में चीनी केंद्रीय सैन्य आयोग ने अधिकारियों को जनरल के पद पर पदोन्नत करने के लिए एक समारोह आयोजित किया। केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष शी जिनपिंग ने समारोह में शिरकत की। केंद्रीय सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष च्यांग शेंगमिन ने पदोन्नति समारोह की अध्यक्षता की और शी जिनपिंग द्वारा हस्ताक्षरित आदेश पढ़कर सुनाया, जिसमें जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया है। शी जिनपिंग ने केंद्रीय सैन्य आयोग के अनुशासन निरीक्षण आयोग के सचिव और केंद्रीय सैन्य आयोग के पर्यवेक्षण आयोग के निदेशक च्यांग शक्वांग और वायुसेना के कमांडर वांग कांग को जनरल के पद पर पदोन्नत किए जाने पर आदेश प्रस्तुत किए और बधाई दी। जनरल रैंक की वर्दी पहने 2 अधिकारियों ने शी जिनपिंग और समारोह में उपस्थित सभी साथियों को सलामी दी और पूरा दर्शक वर्ग उत्साहपूर्वक तालियां बजाने लगा। समारोह के बाद शी जिनपिंग और अन्य नेताओं ने जनरल पद पर पदोन्नत हुए अधिकारियों के साथ एक सामूहिक तस्वीर खिंचवाई। चीनी प्रधानमंत्री ली शियांग ने 1 जुलाई को राज्य परिषद की पार्टी समूह बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सीपीसी की केंद्रीय समिति के महासचिव शी जिनपिंग के चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की 105वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में समारोह में दिए गए अहम भाषण और शी जिनपिंग की पार्टी निर्माण की विचारधारा का अध्ययन किया गया। बैठक में कहा गया है कि सीपीसी की स्थापना की 105वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में समारोह में शी जिनपिंग द्वारा दिए गए भाषण में पिछले 105 सालों में सीपीसी के नेतृत्व में चीन के विभिन्न जातीय लोगों के व्यापक प्रयास के संदर्भ में मिली महान उपलब्धियों का सिंहावलोकन किया गया है। भाषण में सुधार, विकास, स्थिरता, घरेलू राजनीति, विदेश नीति, प्रतिरक्षा और पार्टी, देश व सेना के शासन आदि से जुड़े विषय शामिल हुए। यह सभी चीनी लोगों के लिए नई यात्रा में योगदान देने का मार्गदर्शन है। बैठक में कहा गया कि शी जिनपिंग की पार्टी निर्माण की विचारधारा नए युग में शी जिनपिंग की चीनी विशेषता वाली समाजवाद की विचारधारा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मजबूत पार्टी और मजबूत देश के निर्माण के लिए बहुत अधिक व्यवहारिक और दीर्घकालिक मार्गदर्शक महत्व है। राज्य परिषद की पार्टी समूह और विभिन्न विभागों को इसका ध्यान से अध्ययन करना होगा। उधर 3 जुलाई 2026 को चीनी उपराष्ट्राध्यक्ष हैमचंग ने छिंदवा विश्वविद्यालय में 14वें विश्व शांति मंच के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया और भाषण दिया। इस मौके पर हैमचंग ने कहा कि वर्तमान में दुनिया में शताब्दी व्यापी परिवर्तन तेजी से हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति उथल पुथल से ग्रस्त है। भू राजनीतिक संघर्ष बार हो रहे हैं और विभिन्न जोखिमों, चुनौतियों और शासन घाटे की समस्याएं अधिक स्पष्ट हो रही हैं। राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग ने अधिक न्याय संगत और तर्क संगत वैश्विक शासन प्रणाली के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल शासन पहल का प्रस्ताव रखा, जिसने दुनिया में मूल्यवान स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया है। हैमचंग ने इस बारे में 4 सुझाव पेश किए हैं। पहला, संयुक्त राष्ट्र के अधिकार और स्थिति को दृढ़ता से बनाए रखना। चीन हमेशा व्यावहारिक कार्रवाइयों से अंतर्राष्ट्रीय मामलों में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका का समर्थन करता है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों और मिशन का निष्ठापूर्वक पालन करता है और सभी देशों के साथ मिलकर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्षता और न्याय की रक्षा करने के लिए तैयार है। दूसरा, बहुपक्षीय तंत्र सहयोग को गहरा करना और विस्तारित करना। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक के 35वें अनौपचारिक नेताओं की बैठक की मेजबानी के अवसर पर चीन सभी पक्षों के साथ मिलकर एशिया प्रशांत समुदाय का निर्माण करेगा। संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय तंत्रों में समन्वय और सहयोग को मजबूत करेगा, वास्तविक बहुपक्षवाद का पालन करेगा और वैश्विक शासन के सामूहिक हितों की रक्षा करेगा। तीसरा, वैश्विक आर्थिक शासन में सुधार को आगे बढ़ाना। चीन समानता, खुलेपन, सहयोग और साझाकरण के वैश्विक आर्थिक शासन दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखता है और निष्पक्ष, न्याय संगत, खुले, समावेशी, सहयोगात्मक और पारस्परिक लाभ वाली अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के निर्माण और रख
रखरखाव की वकालत करता है। चीन उच्च स्तरीय खुलेपन का विस्तार जारी रखेगा और सभी देशों के साथ मिलकर समावेशी और सार्वभौमिक आर्थिक वैश्वीकरण को बढ़ावा देगा। चौथा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे उभरते क्षेत्रों के शासन को मजबूत करना। चीन विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता वैश्विक शासन उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी के मौके पर सभी पक्षों के साथ आदान प्रदान और सहयोग मजबूत करेगा ताकि व्यापक सहमति वाली वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन प्रणाली के निर्माण को बढ़ावा दिया जा सके। उधर पाकिस्तानी सीनेट रक्षा समिति के पूर्व अध्यक्ष मुशाहिद हुसैन सैयद, दक्षिण कोरिया के पूर्व विदेश मंत्री किम सुंग हान सहित लगभग 400 विदेशी पूर्व राजनेताओं, राजनयिक प्रतिनिधियों और चीनी विदेशी विद्वानों ने मंच के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। उधर 3 जुलाई को सुबह 10:30 बजे मेकांग नदी पर चीन, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड की 166वीं संयुक्त गश्ती श्रृंखलाबद्ध कानून प्रवर्तन कार्रवाई सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस कार्रवाई में चीन, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड के कानून प्रवर्तन विभागों ने घनिष्ठ सहयोग और समन्वित प्रयास किए और पूरी लाइन में संयुक्त गश्ती कानून प्रवर्तन, बहुपक्षीय विचार विमर्श, संयुक्त मादक पदार्थ निषेध प्रचार, व्यवहारिक प्रशिक्षण, संयुक्त तैनाती आदि कानून प्रवर्तन कार्यों को कुशलतापूर्वक पूरा किया है। पूरी लाइन में संयुक्त गश्ती कानून प्रवर्तन के आधार पर चीन, लाओस और म्यांमार ने व्यवहारिक प्रशिक्षण के आधार पर प्रमुख क्षेत्रों में संयुक्त तैनाती प्रशिक्षण कार्य पूरा किया, जिससे संयुक्त कानून प्रवर्तन, आपातकालीन समन्वय और सहयोगात्मक निपटान की व्यवहारिक क्षमता प्रभावी तौर पर उन्नत हुई है। उधर 1 जुलाई को मुंबई स्थित चीनी कौंसल जनरल छेंचे ने भारत के फ्री प्रेस जर्नल में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की 105वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सीपीसी सफलता की ओर 105 वर्षों का सफर शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया। यह लेख सीपीसी की स्थापना के बाद से पिछले 105 वर्षों में हासिल की गई उल्लेखनीय उपलब्धियों और सफल अनुभवों का विस्तृत वर्णन करता है। इस लेख में कहा गया है कि 1 जुलाई 2026 को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की 105वीं वर्षगांठ है। 1921 में अपनी स्थापना के बाद से सीपीसी मात्र 58 सदस्यों वाली एक छोटी मार्क्सवादी पार्टी से विकसित होकर 10 करोड़ से अधिक सदस्यों वाली एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। 1921 से 1949 तक सीपीसी ने कठिन संघर्षों के माध्यम से चीनी जनता का नेतृत्व करते हुए साम्राज्यवाद, सामंतवाद और नौकरशाही पूंजीवाद के शासन को सफलतापूर्वक उखाड़ फेंका और चीन लोक गणराज्य की स्थापना की। और अगले 70 से अधिक वर्षों के अथक परिश्रम से सीपीसी ने चीन को एक गरीब कृषि प्रधान देश से एक विशाल अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने में चीनी जनता का नेतृत्व किया है, जिससे इसकी समग्र राष्ट्रीय शक्ति में उल्लेखनीय इजाफा देखा गया है। उधर 2 जुलाई को भारत के कोलकाता स्थित चीनी कौंसल जनरल शोहे ने निमंत्रण पर कोलकाता मीडिया क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य 7वें दक्षिण एशिया सहयोग मंच में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी के बारे में जानकारी देना था। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई, एशियन न्यूज इंटरनेशनल एएनआई और द इंडियन एक्सप्रेस सहित 40 से अधिक मीडिया संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने इसमें शिरकत की। कौंसल जनरल शू ने कहा कि दोनों देशों के नेताओं के रणनीतिक मार्गदर्शन में चीन भारत संबंधों में लगातार सुधार और विकास हुआ है। इस साल की शुरुआत से ही चीनी वाणिज्य दूतावास ने सांस्कृतिक आदान प्रदान गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित की है। विशेष तौर पर भारतीय कलाकारों और मीडिया के प्रतिनिधि की हाल ही में चीन के यन्नान प्रांत की सफल यात्रा, जो इस बात का पूर्ण प्रमाण है कि चीन भारत मित्रता दोनों देशों के लोगों की साझा अपेक्षाओं से मेल खाती है। हम आशा करते हैं कि दोनों देशों के बीच और अधिक द्विपक्षीय आदान प्रदान होगा, लोगों के बीच समझ में लगातार इजाफा होगा और हम मिलकर चीन भारत मित्रता का एक नया अध्याय लिखेंगे। उधर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की 105वीं वर्षगांठ के अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सीपीसी हमेशा ही मानव जाति के लिए एक साझा भविष्य वाले समुदाय के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध रही है। 2 प्रमुख विकासशील देशों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के तौर पर चीन और भारत को ऐतिहासिक अवसरों का लाभ उठाकर अपने क्षेत्र यहाँ तक कि विश्व की समृद्धि और स्थिरता में ज्ञान और शक्ति का योगदान देने के लिए मिलकर काम करना होगा। रेडियो इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपने दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम।
है और आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को। चीनी कहानी कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का बेहद स्वागत है। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं कहानी मयूर कुमारी। तिब्बती, मंगोल, टाई, चुआंग, हान व उइगुर जातियों की 11 लोक कथाएं शामिल हैं। मयूर कुमारी नामक लोक कथा एक युवा राजकुमार के बारे में है, जिसने अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी प्रेमिका मयूर कुमारी को ढूंढ लिया। मेंढक की पोशाक नामक कहानी एक लोभी राजा के अंत का वर्णन करती है। इसी प्रकार जॉन रॉकेट नामक कथा मेहनतकश जनता के संघर्ष और संघर्ष के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले सुख और आनंद को व्यक्त करती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की 11 कथाएं इस कहानी में सम्मिलित हैं। जारी रखते हैं कहानियों का सिलसिला और सुनते हैं हमारी अगली कहानी। आज हम सुनेंगे कहानी हान जाति की, जिसका नाम है बुद्धिमान माचाई। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। एक आदमी रहता था। वह बहुत बुद्धिमान और चतुर था। वह अमीरों को कांटे से खटकता था, जबकि गरीब लोग उसे बेहद प्यार करते थे, क्योंकि वह उनकी मदद के लिए हर समय तैयार रहता था। जब उसके गांव में जमींदार के आने और लगान वसूल करने का समय आया, तो माचाई ने सोचा, मेरे परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी कुदाली लेकर खेतों में मरते खपते रहे। मेरे बाप को इतना सताया गया कि आखिर में वे चल ही बसे, और मेरी माँ, वे तो भूख से तड़प तड़प कर इस संसार से विदा हो गई। इस बार मैं जमींदार को अनाज का एक भी दाना नहीं दूंगा। उसने जमींदार को अच्छा सबक सिखाने का पक्का इरादा कर लिया। माचाई ने काटे हुए अनाज को 2 हिस्सों में बांट दिया। आधे हिस्से से उसने एक शिकारी से 2 लोमड़ियां खरीदी और अन्य आधे हिस्से से बहुत सी मोटी ताजी मुर्गियां। उसने एक लोमड़ी को अपने मकान में छुपा लिया और दूसरी को एक लंबी रस्सी से बांधकर रोज बाहर घूमने जाने लगा। एक दिन जमींदार लगान वसूल करते करते माचाई के घर के सामने से गुजरा और उसने माचाई को देखकर तेज आवाज में पुकारा, माचाई, अपना लगान अदा करने के लिए तुमने अनाज का प्रबंध कर लिया है या नहीं? जी हाँ, इस वर्ष मेरी फसल बहुत अच्छी रही है। अनाज का एक एक दाना बहुत मोटा और भरा हुआ है। अनाज आपके लिए तैयार रखा है। माचाई ने जमींदार के पास जाकर उत्तर दिया, आप कल या परसों जब भी चाहें लगान लेने आ सकते हैं। तभी जमींदार की नजर रस्सी से बंधी लोमड़ी पर पड़ी और उसके मुंह से निकला, अरे यह तुम क्या कर रहे हो? लोमड़ी को इस तरह लिए घूम रहे हो, अगर यह भाग गई तो? भाग जाए? माचाई मुस्कुरा कर बोला, भाग जाए तो अच्छा ही होगा, इसमें डरने की क्या बात है? लगता है पागल हो गए हो। यह एक लोमड़ी है जिसे तुमने रस्सी से बांध रखा है। फिर क्यों कहते हो भाग जाए वही अच्छा है? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आया। जा मेरी प्यारी लोमड़ी, माचाई ने झुककर लोमड़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, जाओ और आज रात को कुछ मुर्गियां पकड़ कर लाओ। मुर्गियां जितनी मोटी हो उतना ही अच्छा। यह कहकर उसने लोमड़ी की रस्सी खोल दी। वह फौरन अपनी पूंछ उठाकर भाग गई और पलक मारते ही ओझल हो गई।
यह देखकर जमींदार अवाक रह गया। क्या आप मेरे साथ खाना खाने कल मेरे घर आ सकेंगे? माँ चाय ने जमींदार से कहा, मैंने इसलिए उसे जाने दिया है क्योंकि मुझे उम्मीद है आप जरूर आएंगे। वह मेरे लिए कुछ मुर्गियां पका कर लाएगी, जिससे कल दोपहर को एक शानदार दावत हो जाएगी। जरूर आइएगा। अगले दिन दोपहर तक भोजन तैयार हो चुका था। जमींदार ने बहुत दूर से ही उसकी खुशबू सूंघ ली। उसके मुंह में पानी आने लगा और बाकी रास्ता जल्दी जल्दी तय करके वह माँ चाय के घर आ पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि मेज पर मुर्गियों से बने तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए हैं। भुनी हुई मुर्गी, उबालकर पकाई हुई मुर्गी, खौलते पानी में पकी मुर्गी के मांस के टुकड़े, भाप से पकी मुर्गी, मुर्गियों से बने अनगिनत व्यंजन। तुम्हारी लोमड़ी कहाँ है माँ चाय? जमींदार ने कौतूहलवश पूछा। उसे बाहर निकालो और फिर हम सब एक साथ खाना खाएं। अरे उसकी चिंता छोड़ो, माँ चाय ने सिर हिलाते हुए कहा। हम उसके बिना खाना शुरू करें। फिर दोनों खाना खाने लगे। जमींदार मुर्गियों के व्यंजन खाते खाते गले तक छक गया और सोचने लगा, अगर मैं यह मूल्यवान लोमड़ी खरीद सकूं तो कितना अच्छा होगा। जाओ अपनी लोमड़ी बाहर लाकर जरा मुझे दिखाओ, उसने कहा। माँ चाय मन ही मन मुस्कुराता हुआ अंदर के कमरे में गया और दूसरी लोमड़ी को बाहर ले आया, जिसे उसने छिपा कर रखा था। सही है, अच्छी रावणी है, जमींदार बोला। क्या तुम इसे चांदी के 100 सिक्कों में मुझे बेच सकते हो? आगे नहीं, माँ चाय सिर हिलाते हुए बोला। जब तक यह मेरे पास है मैं भूखों नहीं मरूंगा। मेरी जीविका इसी पर निर्भर है। मेरे ऊपर तुम्हारा जितना भी लगान बकाया है वह सब का सब मैं अभी उतार देता हूँ, लेकिन इस लोमड़ी को नहीं बेच सकता। माँ चाय, मैं तुमसे लगान नहीं चाहता, मैं तुम्हारी लोमड़ी चाहता हूँ। उसके लिए मैं तुम्हें 200 सिक्के दूंगा। बोलो तैयार हो? माँ चाय ने ठंडी सांस ली और मजबूरी का दिखावा करते हुए कहा, अगर तुमने इसे हासिल करने की ठान ही रखी है तो मैं तुमसे इनकार नहीं कर सकूंगा, मगर चांदी के 300 सिक्कों से कम में उसे नहीं बेचूंगा। जमींदार ने खुशी से उसे पैसा दे दिया और लोमड़ी को लेकर अपने घर चल दिया। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं कहानी हान जाति की, जिसका नाम है बुद्धिमान माँ चाय। जब वह घर लौट आया तो अपनी एक रखैल के सामने डींग मारने लगा। अभी अभी मैं एक विलक्षण लोमड़ी खरीद कर लाया हूँ। वह मुर्गियाँ चुराकर घर ला सकती है? मुझे विश्वास नहीं, रखैल बोली। जमींदार ने नीचे झुककर माँ चाय की तरह लोमड़ी को थपथपाते हुए कहा, जाओ मेरी प्यारी लोमड़ी, मेरे लिए कुछ मुर्गियाँ ले आओ। मुर्गियाँ जितनी मोटी हो उतना ही अच्छा। फिर उसने लोमड़ी को छोड़ दिया। लोमड़ी तेजी से भागी और जल्दी से ओझल हो गई। जमींदार दिन ब दिन इंतजार करता रहा, मगर लोमड़ी का साया भी दिखाई नहीं दिया। अंत में उसका धीरज जाता रहा और वह समझ गया कि धोखा खा गया है। वह गुस्से से मुट्ठियां बांधकर दांत पीसते हुए बोला, बदमाश, तुम मुझे ही धोखा देने की जरूरत करता है। इस बार मैं उसे यमराज के घर भेज कर ही रहूंगा। वह आग बबूला हो गया और अपने 10 शिक्षागुओं को साथ लेकर माँ चाय के घर चल पड़ा। वे माँ चाय को पकड़कर जमींदार के घर ले आए। गुंडे कहीं के, तुम बदमाश हो, जमींदार चिल्लाया। तुम्हारी इतनी मजाल कि मुझे धोखा देने की कोशिश करो। फौरन मेरे चांदी के 300 सिक्के मुझे लौटा दो। मैं तुम्हें हल्की सजा देकर छोड़ दूंगा, वरना तुम्हारा सिर कलम करवा दूंगा। मैं वह रकम नहीं लौटा सकता क्योंकि मैं उसे कब का खर्च कर चुका हूँ, माँ चाय ने कहा। क्या तुम सारी रकम खर्च कर चुके हो? पीट पीट कर इसका दम निकाल दो।
जमींदार ने दांत पीसते हुए अपने नौकरों को हुक्म दिया। उस समय बर्फ गिर रही थी और कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। सारा आकाश बड़े बड़े श्वेत हिमकणों से भरा हुआ था। हुजूर, जमींदार के नौकरों में से एक ने हिचकते हुए कहा, तेज हवा शरीर को चाकू की तरह काट रही है और ठंड हड्डियों में घुसी जा रही है। उसे पीट कर खत्म करना तो आसान है, लेकिन दफनाना इतना आसान नहीं। क्या आज के बजाय हम कल यह काम नहीं कर सकते? ठीक है, कल सही, मगर उसके कपड़े उतार लो और उसे इस बड़ी चक्की को कांटों से बांध दो ताकि रात को वह ठंड से ठिठुर कर मर जाए। जमींदार के नौकरों ने माचाई के बदन से सिर्फ एक सूती बनियान और लंगोटी छोड़कर सभी कपड़े उतार लिए और उसे चक्की के पाटों से बांध दिया। उस बर्फीली रात में माचाई कड़ाके की सर्दी कैसे बर्दाश्त करे? उसे एक उपाय सूझा। जब सब लोग सो गए तो उसने चक्की के पाटों को घुमाना शुरू कर दिया। उसका दम फूल गया, फिर भी उसने पाटों को खींचना बंद नहीं किया। इस तरह उसे सर्दी नहीं लगी, उल्टी वह पसीना पसीना हो गया। दूसरे दिन सुबह जमींदार ने अपने एक नौकर को यह देखने भेजा कि माचाई जिंदा है या सर्दी से मर गया है। अरे मालिक, जरा आकर तो देखिए, नौकर चकित होकर चिल्लाया और उल्टी पंख जमींदार के पास दौड़ आया। वह सर्दी से मरा कहाँ, बल्कि पसीना पसीना हो रहा है। यहाँ तक कि पसीना सुखाने के लिए उसने मुझसे एक पंखा भी मांगा। जमींदार दौड़ कर आया और देखा कि माचाई सचमुच गर्मी से परेशान है। इसमें जरूर कोई भेद है। उसकी पिटाई करने से पहले उसका पता लगाना बेहद जरूरी है। जमींदार ने सोचा। उसने जबरन मुस्कुराते हुए माचाई से कहा, क्या तुम्हें बुखार है माचाई? इतनी सर्दी और बर्फबारी के मौसम में तुम अधनंगे होते हुए भी पसीने से तरबतर हो रहे हो। बड़ी अजीब बात है यह। क्या कारण है इसका? इससे केवल यही पता चलता है कि जब किसी नीच प्राणी का साथ बुरा सलूक किया जाता है तो उसका क्या नतीजा होता है। माचाई ने कहा, वह लोमड़ी जो मैंने तुम्हें बेची थी सचमुच जादू की लोमड़ी है। तुमने जरूर कोई ऐसा काम किया है जो उसे अच्छा नहीं लगा। क्या तुमने अपनी रखैल को लोमड़ी के बारे में कोई ऐसी बात बताई थी जिस पर उसे विश्वास नहीं हुआ? जरूर तुम दोनों के बीच कुछ इसी तरह की बातचीत हुई होगी जिसे सुनकर वह नहीं लौटी। बेशक बेशक, जमींदार उससे सहमत होते हुए बोला, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? इस कड़ाके की सर्दी में तुम्हें इतनी गर्मी क्यों लग रही है? माचाई ने ठंडी सांस ली और कहा, कुछ लोग आंखों के सामने मौजूद एक अच्छी चीज भी नहीं देख पाते। मुझे लगता है कि तुम मेरी इस पुरानी बनियान को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हो जो मुझे अपने दादा से मिली है। यह गर्म और ठंडी पोशाक कहलाती है। जाड़ों में यहाँ तक कि इससे भी ज्यादा सर्दी में यह मुझे इतना गर्म रखती है कि मैं पसीने से तरबतर हो जाता हूँ, जबकि गर्मियों में यह मुझे ठंडा रखती है। जमींदार यह सुनकर अवाक हो गया, लेकिन उसे माचाई की बात पर विश्वास भी हो गया। क्या तुम अपना यह वस्त्र चांदी के 100 सिक्कों में मुझे बेच सकते हो? नहीं, माचाई ने दो टूक जवाब दिया। बेचना तो दूर, इस बार मैं मोल तोल भी नहीं करूंगा। यह बनियान मेरे दादा मेरे लिए छोड़ गए थे और इसे बेचकर मैं एक अच्छा पोता नहीं कहलाऊंगा। माचाई, जमींदार चिल्लाकर बोला, यह बनियान मुझे इतनी पसंद है कि मैं इसके लिए 200 सिक्के भी दे सकता हूँ। अब तो तुम इसे बेच दोगे ना? अगर ये तुम्हें इतनी ही पसंद है तो मुझे 400 सिक्के दो। माचाई ने इस तरह जवाब दिया मानो वह अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु किसी को दे रहा हो। ठीक है, खरीद लो, मगर इसके बिना मुझे सर्दी लग जाएगी।
जमींदार ने बिना किसी बखेड़े के माचाई के रोएदार कपड़े उसे वापस कर दिए और साथ में 400 सिक्के भी दे दिए तथा बदले में उसकी पसीने से तर गंदी बनियान ले ली। माचाई ने अपने रोएदार कपड़े पहने और चांदी के सिक्के लेकर घर लौट आया। वहाँ उसने पहले की ही तरह कुछ पैसे अपने लिए रख लिए और बाकी अपने दोस्तों और गरीब लोगों में बांट दिए। जमींदार को अपनी इस नई हासिल बनियान पर बड़ा गर्व था, लेकिन वह गंदी बहुत थी, इसलिए उसने अपने नौकर को आदेश दिया कि वह उसे पानी में उबालकर और खुशबूदार चल दिया। उधर जमींदार खाना खाने के बाद अपने नौकर के साथ माचाई का खात्मा करने वापस आया। आओ इस पेड़ को काट के रहो, जमींदार ने नौकर से कहा। अब हम तुम्हें खत्म करते हैं। इस बार तुम मौत के मुंह से नहीं निकल सकते। मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारा ससुर हूँ। थैली में
देख पड़ा। अच्छा, तो तुम मेरे ससुर हो। सब्र करो, थोड़ी ही देर में मैं तुम्हें समुद्र के राजा से मिलने भेज देता हूँ। उसने नौकर को जल्दी से पेड़ काट डालने का हुक्म दिया। उस विशाल पेड़ का तना जोर से चढ़ा और अगले ही क्षण थैले व उसके अंदर बंद जमींदार के ससुर सहित समुद्र में गिरकर विलीन हो गए। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं कहानी हान जाति की, जिसका नाम है बुद्धिमान माचाय। कुछ दिनों बाद माचाय बाजार गया और जमींदार के ससुर से प्राप्त पैसों से बहुत सी मोटे सफेद बत्तखें खरीद लाया और जानबूझकर जमींदार के घर के सामने उन्हें चुगाता हुआ नजर आया। उस समय वह हाथ में बांस की लग्गी लिए, जिसके एक छोर पर लाल फीता बंधा हुआ था, बिल्कुल एक चरवाहे जैसा लग रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो मर गए थे, तुम कैसे जीवित हो गए? जमींदार ने भयभीत होकर पूछा। नेक आदमी मरा नहीं करते, माचाय ने जवाब दिया। उस दिन जब मैं समुद्र में गिरा तो सागर के राजा ने अपने केकड़ा सेनापति और झींगा सैनिकों को मेरा स्वागत करने भेजा। वे मुझे राजमहल में ले गए। जब मैंने दरवाजे में प्रवेश किया तो देखा कि वहाँ की सारी चीजें सोने की हैं और भांति भांति के स्वादिष्ट व्यंजन मेरा इंतजार कर रहे हैं। अमृत प्रदान करने वाले और फल, खाद्य बतासी के घोंसले का सूप और 1000 अन्य प्रकार के लुभावने भोज्य पदार्थ, जिन्हें देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। सुंदर युवतियां मुझे लेकर उद्यान में घूमने गई। बड़े अफसोस की बात है, आप वहाँ नहीं थे। सब कुछ कितना आकर्षक व सुंदर था। वहाँ अनगिनत अद्भुत चीजें मौजूद थी। सुनहरे भैंसे और सुनहरे घोड़े, सुनहरे मुर्गे, झलझलाते मोती, पुखराज, ठंडा व गर्म रखने वाले वस्त्र, अग्निरोधी पोशाकें, अमरत्व प्रदान करने वाली जड़ी बूटियां। लेकिन मैं 2 दिन बाद ही इन सब से ऊब गया, क्योंकि मैं सीधा साधा अज्ञानी आदमी हूँ। वहाँ से विदा होने से पहले सागर के राजा ने मुझसे यह अनुरोध किया कि मैं किसी अप्सरा को चुनकर अपनी पत्नी बना लूं। सच बात तो यह है कि मैंने सबसे सुंदर अप्सरा को चुन भी लिया, मगर उसने मेरे साथ भूलोक में आने से इनकार कर दिया। इसलिए मुझे उसे वहीं छोड़कर आना पड़ा। राजा ने मुझसे यह भी कहा कि वहाँ की बहुत सी कीमती चीजों में जो भी मुझे पसंद हो अपने साथ ले जा, मगर मैंने कहा कि मैं कोई भी चीज नहीं चाहता। जब उसने इसका कारण पूछा तो मैंने बताया कि किसी समय मेरे पास 2 कीमती चीजें थी, लेकिन जब मैंने उन्हें एक जमींदार को बेच दिया तो मुसीबत में फंस गया। राजा बार-बार जिद करता रहा कि मुझे कुछ न कुछ तो लेना ही चाहिए, वरना वह नाराज हो जाएगा। इसलिए मैं वो पत्नी लेकर आया। जब मैं 任秀珍是河北人，今年68岁，2022年来到龙旗社区，初衷只是帮子女照看孩子。他坦言，初到海南时，因气候、饮食、语言差异，始终难以融入当地生活。原本只打算暂住几年就返乡，一次偶然的机会，朋友向他推荐了社区开设的公益走秀培训班。正是这次相遇，让他与龙旗社区结下了不解之缘。我一开始来了很迷茫，根本觉得我也融不到这海南里。 अप्सराओं को अपनी रखेले बना लेता, सागर के राजा की हत्या करके उसके राज्य पर अधिकार कर लेता। 办特好，开展那个走秀公益培训走秀。加入社区走秀班后，凭借自身的艺术基础，任秀珍很快融入集体。不仅长期坚持走秀训练和公益演出，还常年参与。 नहीं हुई तो मैं तुम्हारी मामूली चीजें क्यों लूं? माचाय ने गुस्से से उत्तर दिया। क्षमा करो, मेरी पिछली गलतियों के लिए मुझे क्षमा करो। अब से मैं हमेशा तुम्हारा आदर सम्मान किया करूंगा।
बस तुम मुझे एक बार वहाँ पहुँचा दो। जमींदार घुटने टेक कर गिड़गिड़ाने लगा। मुझे तुम पर दया आती है। माचाए बोला, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा, मगर सिर्फ एक बार। जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। पहली बात तो यह है कि तुम किसी को बताओगे नहीं कि कहाँ जा रहे हो। दूसरे, तुम्हें मेरे लिए लकड़ी का एक पीपा और अपने लिए मिट्टी की एक नान तैयार करनी होगी, तथा पीपे को खड़खड़ाने के लिए मुझे लोहे का एक डंडा भी देना होगा। जमींदार ने इन सब चीजों का प्रबंध कर लिया और फिर माचाए लकड़ी के पीपे में तथा जमींदार रस्ते के नाद में बैठकर समुद्र में चले गए। माचाए, पीपा खड़खड़ाने का समय हो गया है, जमींदार ने कहा। माचाए लोहे के डंडे से लकड़ी के पीपे को धीरे धीरे पीटने लगा। जमींदार बहुत अधीर हो रहा था, क्योंकि वह राजा की हत्या करके जल्द से जल्द अप्सराओं से शादी करना चाहता था। इसलिए उसने माचाए से कहा कि वह उसकी नाद को पीटे, क्योंकि उसकी आवाज तेज होती है। दूं, दूं, दूं। माचाए लोहे के डंडे से नाद पीटने लगा। जमींदार की अधीरता और बढ़ गई। उसने माचाए को कहा कि वह अपनी पूरी ताकत से नाद को पीटे। साथ ही वह खुद जोर से चिल्लाया, मैं हूँ माचाए, एक नेक और ईमानदार आदमी। दूं, दूं, दूं। माचाए ने लोहे के डंडे से नाद पर भरपूर चोट की और नाद टुकड़े टुकड़े हो गए। साथ ही जमींदार समुद्र में डूबकर हमेशा के लिए उसके तल में पहुंच गया। यह थी हमारी कहानी बुद्धिमान माचाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं कहानी मयूर कुमारी। तो आइए जारी रखते हैं कहानियों का सिलसिला और सुनते हैं हमारी अगली कहानी, जिसमें हम आज सुनेंगे उइगुर जाति की लोक कथा, जिसका नाम है शहतूत के पेड़ की छाया। पहले किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसका मकान सड़क से लगा हुआ था। उसके घर के अहाते में शहतूत का एक बहुत ऊंचा पेड़ था। गर्मियों में वह रोज इस पेड़ की छाया में आराम किया करता था। एक दिन एक गरीब आदमी उधर आ गया और गर्मी के कारण उसी पेड़ की छाया में लेट गया जहां सेठ आराम करता था। अरे उठ यहाँ से, मैं इस जगह किसी को लेटने की इजाजत नहीं दूंगा, सेठ ने चिल्लाकर कहा। क्यों उठूं? लेटकर थोड़ा आराम ही तो कर रहा हूँ। गरीब आदमी ने कहा, अबे यह पेड़ मैंने लगाया है, रोज पानी देकर मैंने इसे बड़ा किया है, इसलिए इस पेड़ की छाया का मालिक भी मैं हूँ। सेठ कुर्राया, अच्छा, अगर यह छाया आपकी है तो मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। जो भी उचित दाम हो मैं देने को तैयार हूँ। तो गरीब आदमी बोला। पैसे का जिक्र आते ही सेठ का चेहरा खुशी से खिल उठा। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं अभी इस पेड़ की छाया तुम्हें बेचने को तैयार हूँ। सेठ बोला। कुछ दलालों को बुलाकर कीमत तय की गई और पेड़ की छाया उस गरीब आदमी को बेच दी गई। उसके बाद वह गरीब आदमी हर रोज शहतूत के पेड़ की छाया में पहुंच जाता और वहां आराम से लेटा रहता। पेड़ की छाया कभी सेठ के अहाते में पड़ती तो वह अहाते में जाकर लेट जाता, और जब सेठ की रसोई में पड़ती तो वह उसकी रसोई में जा घुसता, और जब उसकी छाया सेठ की बैठक में पड़ती तो वह वहां जाकर आराम करता।
अपने साथ वह अपने मित्रों के गधे और दूसरे पशुओं को भी ले आता। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं उइगुर जाति की लोक कथा, जिसका नाम है गरीब आदमी की यह हरकत सेठ ज्यादा समय तक सहन नहीं कर सका और एक दिन वह उबल पड़ा। क्यों बे? सेठ बोला, क्या तेरी अकल मारी गई है कि तू रोज मेरे अहाते और बैठक में आकर आराम करता है? भाग यहाँ से, फिर कभी इधर मुंह मत दिखाना। गरीब आदमी ने जवाब दिया, सेठ जी, आप कैसे बातें कर रहे हैं? यह छाया तो मैंने नगद दाम देकर आपसे खरीद ली है। जहाँ भी शहतूत के पेड़ की छाया पड़ेगी वहीं मैं लेकर आराम कर सकता हूँ। यह सुनकर सेठ खून का घूंट पी गया। उसके पास कोई चारा नहीं था। वह कर भी क्या सकता? एकाएक गरीब आदमी जो शहतूत के पेड़ की छाया का मालिक था, किसी की परवाह किए बिना बड़े इत्मीनान से बैठक में आ लेटा। सेठ के अतिथियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बाद में जब सबको मालूम हुआ कि सेठ ने अपने पेड़ की छाया इस आदमी को बेच दी है, तो वे सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अब सेठ का इस घर में रहना दुर्भर हो गया। उसे दूसरे गांव में जाकर रहना पड़ा। सेठ के जाने के बाद वह गरीब आदमी उसके मकान में जाकर रहने लगा। जहाँ पहला सेठ का सभा था, वहाँ तो गरीब आदमी का गधा खड़ा रहता था। इसके बाद से उस शहतूत के पेड़ की छाया में सभी राहगीर आराम करने लगे और वह गरीब आदमी उनका बड़े हर्ष से स्वागत करता था। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। इसी के साथ हमारा आज का यह चीनी कहानी कार्यक्रम समाप्त होता है। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना ध्यान और दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू। इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। कहानी में सुना कि वानर को चकमा देकर राष्ट्रपति युद्ध का मैदान छोड़कर भाग निकलती है। जाते जाते वह सांचांग को भी अपने मेघ ध्यान में बिठाकर ले जाती है, जिससे वानर, शूकर और भिक्षु रेतात्मा की मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। सुबह होने तक तीनों वहीं बैठे रहे। फिर उन्होंने सामान बांध लिया और निकलने ही वाले थे कि फाटक पर एक लामा उन्हें रोककर पूछने लगा, कहाँ जा रहे हैं आप लोग महानुभावों? वानर ने जवाब दिया, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। कल मैंने सभी लामाओं के सामने डींग मारी थी कि मैं प्रेतात्मा को पकड़ लाऊंगा। उसे पकड़ना तो दूर रहा, उल्टे उसने ही मेरे गुरुदेव को गायब कर दिया है। हम लोग उन्हीं को खोजने जा रहे हैं। डरे हुए लामाओं ने कहा, महोदय, हमारी छोटी सी समस्या ने आपके गुरुदेव को बड़ी समस्या में फंसा दिया है। आप लोग उन्हें कहाँ खोजने जा रहे हैं? ने जवाब दिया, हम जानते हैं उन्हें कहाँ खोजने जाना है। उन्होंने कहा, अगर आप लोग जा ही गए हैं तो इतनी जल्दबाजी में न जाए, पहले कुछ नाश्ता कर लें। 2-3 बर्तनों में गर्मा गर्म चावल की लपसी लाई गई। वानर ने खुशी से लामाओं से विदाई ली।
शूकर और भिक्षुरेतात्मा को घोड़ा और सामान सौंपा गया। फिर वे लोग पूरब की ओर पड़े। शूकर बोला, भैया हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं, हम पूरब की तरफ क्यों लौट रहे हैं? वानर ने कहा, तुम इसका रहस्य नहीं जान पाओगे। जो युवती उस दिन हमें श्याम चीड़ वन में बंधी हुई मिली थी, उसके असली रूप को मैंने पहचान लिया था। तुम सब लोग यह समझते रहे कि वह एक नेक महिला है, पर अब पता चल गया है कि वही युवती लामाओं को खा चुकी है और हमारे गुरुदेव को भी उठा ले गई है। उस स्त्री बोधिसत्व ने जान बचाकर तुम लोगों ने सचमुच कमाल कर डाला। क्योंकि वह हमारे गुरुदेव को उठा ले गई है, इसलिए हम उसे खोजने के लिए उसी तरफ जा रहे हैं। वानर की दोनों साथियों ने सराहने के सुर में कहा, भैया तुम जैसे दिखते हो उससे कहीं ज्यादा चालाक हो, चलो अब आगे चले। वानर ने जल्दी से अपना दंड निकाला, अपने शरीर को झकझोरा और वैसा ही रूप धर लिया जैसा देवलोक में हाहाकार मचाते समय उसने धारण किया था। उसके तन पर 3 सिर और 6 भुजाओं का उदय हो गया था और वह अपने 6 हाथों से 3 दंड घुमाने लगा। उसने जंगल के पेड़ पौधों पर अपने दंडों के शोरगुल के साथ ताबड़तोड़ प्रहार करना शुरू कर दिया। शूकर उसे देखकर बोला, भिक्षुरेतात्मा, गुरुदेव को ना खोज पाने के कारण यह पागल हो गया है। वानर ने दरअसल पेड़ पौधों के बीच से रास्ता बना लिया था और 2 बूढ़े व्यक्तियों, पर्वत देवता और स्थानीय देवता को बाहर निकाल लिया था। उन दोनों ने वानर के पास आकर दंडवत प्रणाम किया और कहा, महान मनीषी, इस अंचल के पर्वत देवता और स्थानीय देवता का प्रणाम स्वीकार करें। शूकर ने कहा, इसके दंड के चमत्कार से सचमुच अच्छे नतीजे हासिल होने लगे हैं। इसके दंड के चमत्कार से न सिर्फ रास्ता साफ हो गया है, बल्कि पर्वत देवता और स्थानीय देवता भी बाहर निकल आए हैं। अगर इसने एक रास्ता और साफ कर दिया तो वह अनिष्टकारी नक्षत्र को भी बाहर निकाल सकता है। वानर बोला, हे पर्वत देवता, हे स्थानीय देवता, लानत है तुम्हें। तुमने यहाँ के 10 गिरोहों के साथ साठगांठ की हुई है। जब कभी उनके हाथ कोई बड़ा माल लगता है तो वे तुम्हारी वेदी पर बलि चढ़ाने के लिए शूकर और भेड़ खरीद लाते हैं। साथ ही तुम दैत्यांगना के सह अपराधी भी हो। मेरे गुरुदेव का अपहरण करने और उन्हें यहाँ लाने में तुमने उनकी मदद की है। बताओ, उन्हें कहाँ छिपाया गया है? अगर तुम मेरी मार से बचना चाहते हो तो फौरन सारी बात सच बता दो। दोनों देवताओं ने घबरा कर कहा, गलत समझ रहे हैं। दैत्यांगना हमारे पर्वत पर नहीं रहती, वह हमें नाचीज समझती है। लेकिन जब रात के समय आंधी चलती है तो हमें उसके बारे में 1-2 बातें पता चल जाती हैं। वानर ने पूछा, बताओ, जल्दी बताओ, जो कुछ तुम उसके बारे में जानते हो जल्दी से उगलो। स्थानीय देवता ने जवाब दिया, यह दैत्यांगना आपके गुरुदेव को यहाँ से ठीक दक्षिण में कोई 300 कोस दूर एक जगह की ओर ले गई है। वहाँ कोटा पर्वत नामक एक पहाड़ है, उसमें अटल कंदरा नामक एक गुफा है। इसी गुफा में रहने वाली एक राक्षसी ने अपना रूप बदलकर आपके गुरुदेव का अपहरण किया है। अब क्या था, यह खबर सुनकर वानर हक्का बक्का रह गया, पर उसने अपनी भावना को प्रकट नहीं होने दिया। पर्वत देवता और स्थानीय देवता को वानर ने विदा कर दिया। फिर उसने अपने रूप में वापस लौटकर शूकर और भिक्षुरेतात्मा से कहा, जिस जगह गुरुदेव है वह यहाँ से बहुत दूर है। शूकर ने जवाब दिया, अगर वह जगह दूर है तो हम मेघयान में चलते हैं। जल्दी ही वे एक ऊंचे पर्वत के सामने जा पहुंचे जो उनके मेघयानों का रास्ता रोककर खड़ा था। तीनों ने घोड़े की लगाम थाम ली और अपने अपने मेघयान रोक लिए। शूकर बोला, भैया, यह पर्वत इतना ऊंचा और इतना खड़ी ढलानों वाला है कि यहाँ प्रेत पिशाचों का होना संभव है। वानर ने कहा, तुम्हारे
तुम्हारी बात एकदम सही है। सभी ऊंचे पर्वतों में दैत्य दानव रहते हैं। खड़ी ढलानों वाले हर पहाड़ पर प्रेतात्मा निवास करते हैं। भिक्षु प्रेतात्मा, तुम और मैं यही रहते हैं और शूकर को घाटी में भेज कर यह पता लगाते हैं कि आगे जाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता कौन सा हो सकता है। अगर वहाँ कोई गुफा महल मिला तो शूकर को उसके प्रवेश द्वार का पता भी लगाना होगा। उसे हर तरह की जानकारी हासिल करनी होगी ताकि हम एक साथ आगे जाकर अपने गुरुदेव को ढूंढ सकें और उन्हें मुक्त करा सकें। शूकर बोला, देखता हूँ मेरा भाग्य कितना साथ देता है। सबसे पहले आगे जाकर मुझे ही जोखिम उठाना पड़ रहा है। वानर ने चुटकी लेते हुए कहा, कल रात तुम्ही ने कहा था कि यह सब काम हम लोग तुम पर छोड़ सकते हैं। आप मैदान छोड़कर भागने की कोशिश क्यों कर रहे हो? शूकर बोला, मुझे लताड़ क्यों रहे हो? जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। मूर्ख शूकर ने अपना पांचा एक तरफ रख दिया, कपड़े खींचकर ठीक ठाक किए और खाली हाथ रास्ता खोजने के लिए पहाड़ से नीचे कूद गया। शूकर ने पहाड़ी ढलान से नीचे उतरकर एक संकरीय पगडंडी खोज ली। पगडंडी पर लगभग 2 कोस चढ़ने के बाद उसे 2 दैत्य बालाएं एक कुएं से पानी भरती दिखाई दी। शूकर ने उनके करीब जाकर पुकारा, दुष्ट दैत्य बालाओं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और गुस्से में आग बबूला होकर बोली, कैसा बदतमीज भिक्षु है यह। ना तो हमारी इससे कोई जान पहचान है और ना ही कभी कोई मुलाकात हुई है, फिर भी हमें दुष्ट दैत्य बाला कैसे कह रहा है। गुस्सा होकर उन्होंने पानी ढोने के काम आने वाली बहंगी उठाकर शूकर के सिर पर दे मारी। शूकर तो निहत्था था, इसलिए दैत्य बाला के वार को रोक नहीं पाया। जब 3-4 बार उसकी खोपड़ी पर पड़े तो दोनों हाथों से सिर ढककर वह उल्टे पांव पहाड़ी ढलान की तरफ भागा और जोर से चिल्लाया, भाइयों वापस चलो, ये दैत्य बाला बड़ी खूंखार है। वानर ने पूछा, कैसी खूंखार है, हुआ क्या? शूकर ने आप बीती वानर को बताई। उसकी सारी बात सुनने के बाद वानर ने कहा, अच्छा अब जाओ और सच्चाई का आराम से जाकर पता लगाओ। शूकर ने जवाब दिया, लेकिन अगर मैं फिर से एक बार ने सुझाव दिया, अगर ऐसा है तो कोई और रूप धारण करके जाओ। शूकर ने पूछा, लेकिन भैया कोई और रूप धारण करने के बाद मुझे उनसे कैसे बात करनी होगी? वानर ने जवाब दिया, कोई दूसरा रूप धारण करने के बाद तुम्हें उनके पास जाना चाहिए और झुककर नमस्कार करना चाहिए। ये देख लेना कि उनकी उम्र क्या है। अगर उनकी उम्र हम लोगों के बराबर ही हुई तो कुमारी जी कहकर बुलाना, और अगर कहीं उनकी उम्र हम लोगों से काफी ज्यादा हुई तो श्रीमती जी कहकर बुलाना। कंधे पर है पोटली, मेरे हाथों में घोड़े की लगाम। आगे चलते हैं हम पश्चिम की ओर, सूर्यास्त से सूर्योदय तक। रास्ते में मुकाबला करते हैं दैत्यों और दानवों के साथ। फिर आगे चलते हैं हम पश्चिम की ओर। साल दर साल करते हैं पवित्र यात्रा बड़े साहस के साथ पश्चिम की ओर।
सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों, अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद चीनी कहानी कार्यक्रम के तहत चीन की 2 कथाएं और चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे।
लीजिए सुनिए आज के मुख्य समाचार। चीनी केंद्रीय सैन्य आयोग ने अधिकारियों को जनरल के पद पर पदोन्नति के लिए एक समारोह आयोजित किया। हानचंग ने 14वें विश्व शांति मंच के उद्घाटन समारोह में दिया भाषण और मुंबई स्थित चीनी कौंसल जनरल ने भारत के फ्री प्रेस जर्नल में किया लेख प्रकाशित। अब आप अनिल पांडे से आज के पूरे समाचार सुनिए। 3 जुलाई को चीन की राजधानी पेइंग में स्थित बाई बिल्डिंग में चीनी केंद्रीय सैन्य आयोग ने अधिकारियों को जनरल के पद पर पदोन्नत करने के लिए एक समारोह आयोजित किया। केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष शी जिनपिंग ने समारोह में शिरकत की। केंद्रीय सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष ने समारोह की अध्यक्षता की और शी जिनपिंग द्वारा पदोन्नत किया गया है। शी जिनपिंग ने केंद्रीय सैन्य आयोग के अनुशासन निरीक्षण आयोग के सचिव और केंद्रीय सैन्य आयोग के पर्यवेक्षण आयोग के निदेशक चियांग शुक्वांग और वायुसेना के कमांडर वांग कांग को जनरल के पद पर पदोन्नत किए जाने पर आदेश प्रस्तुत किए और बधाई दी। जनरल रैंक के दो अधिकारियों ने शी जिनपिंग और समारोह में उपस्थित सभी साथियों को सलामी दी और पूरा दर्शक वर्ग उत्साहपूर्वक तालियां बजाने लगा। समारोह के बाद शी जिनपिंग और अन्य नेताओं ने जनरल पद पर पदोन्नत हुए अधिकारियों के साथ सामूहिक तस्वीर खिंचवाई। प्रधानमंत्री ने 1 जुलाई को राज्य परिषद की पार्टी समूह बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सीपीसी की केंद्रीय समिति के महासचिव शी जिनपिंग से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की 105वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दिए गए और शी जिनपिंग की पार्टी निर्माण की विचारधारा का अध्ययन किया गया। बैठक में सीपीसी की स्थापना की 105वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में समारोह में शी जिनपिंग द्वारा दिए गए भाषण में पिछले 105 सालों में सीपीसी के नेतृत्व में चीन के विभिन्न जातीय लोगों के व्यापक प्रयास के संदर्भ में मिली महान उपलब्धियों का सिंहावलोकन किया गया है। भाषण में सुधार, विकास, स्थिरता, नीति, विदेश नीति, प्रतिरक्षा और पार्टी, देश और सेना के शासन आदि से जुड़े विषय शामिल हुए। यह सभी चीनी लोगों के लिए नई यात्रा में योगदान देने का मार्गदर्शन है। बैठक में कहा गया कि शी जिनपिंग की पार्टी निर्माण की विचारधारा नए युग में शी जिनपिंग की समाजवाद की विचारधारा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मजबूत पार्टी और देश के निर्माण के लिए बहुत अधिक व्यावहारिक और दीर्घकालिक मार्गदर्शक महत्व है। राज्य परिषद के पार्टी समूह और विभिन्न विभागों को इसका ध्यान से अध्ययन करना होगा। 3 जुलाई 2026 को चीनी उपराष्ट्राध्यक्ष हानचंग ने छिंगहुआ विश्वविद्यालय में 14वें विश्व शांति मंच के उद्घाटन समारोह में दिया। इस मौके पर शताब्दी व्यापी परिवर्तन तेजी से हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति उथल पुथल से ग्रस्त है। भूराजनीतिक संघर्ष बार बार हो रहे हैं और विभिन्न जोखिमों, चुनौतियों और शासन ढांचे की समस्याएं अधिक हो रही हैं। राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग ने अभिप्राय संगत और तर्कसंगत वैश्विक शासन प्रणाली के निर्माण को करने के लिए ग्लोबल शासन पहल का प्रस्ताव रखा, जिसने दुनिया में मूल्यवान स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया है। हानचंग ने इस बारे में सुझाव पेश किए हैं। पहला, संयुक्त राष्ट्र के अधिकार और स्थिति को दृढ़ता से बनाए रखना। चीन हमेशा व्यावहारिक कार्रवाइयों से अंतर्राष्ट्रीय मामलों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का समर्थन करता है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों और मिशन का निष्ठापूर्वक पालन करता है और सभी देशों के साथ मिलकर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्षता और न्याय की रक्षा करने के लिए तैयार है। दूसरा, बहुपक्षीय तंत्र सहयोग को गहरा करना और विस्तारित करना। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग या एपेक के औपचारिक नेताओं की बैठक की मेजबानी के अवसर पर चीन सभी पक्षों के साथ मिलकर एशिया प्रशांत समुदाय का निर्माण करेगा। संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय तंत्रों में और सहयोग को मजबूत करेगा, वास्तविक बहुपक्षवाद का पालन करेगा और वैश्विक दक्षिण के सामूहिक हितों की रक्षा करेगा। तीसरा, वैश्विक आर्थिक शासन में सुधार को आगे बढ़ाना। चीन समानता, खुलेपन, सहयोग और साझाकरण के वैश्विक आर्थिक शासन दृष्टिकोण का प्रस्ताव करता है और निष्पक्ष, न्यायसंगत, खुले, समावेशी, सहयोगात्मक और पारस्परिक लाभ वाली अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के निर्माण और रखरखाव की वकालत करता है। चीन उच्च स्तरीय खुलेपन का विस्तार जारी रखेगा और सभी देशों के साथ मिलकर समावेशी और सार्वभौमिक आर्थिक वैश्वीकरण को बढ़ावा देगा। चौथा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे उभरते क्षेत्रों के शासन को मजबूत करना। चीन विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता वैश्विक शासन उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी के मौके पर सभी पक्षों के साथ आदान प्रदान और सहयोग मजबूत करेगा ताकि व्यापक सहमति वाली वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन प्रणाली के निर्माण को बढ़ावा दिया जा सके। उधर पाकिस्तानी रक्षा
समिति के पूर्व अध्यक्ष मुशाहिद हुसैन सैयद, दक्षिण कोरिया के पूर्व विदेश मंत्री किम सुंग हान, 400 विदेशी पूर्व राजनेताओं, राजनयिक प्रतिनिधियों और चीनी विदेशी विद्वानों ने मंच के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। उधर 3 जुलाई को सुबह 10:30 बजे मेकांग नदी पर चीन, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड की 166वीं संयुक्त गश्ती श्रृंखलाबद्ध कानून प्रवर्तन कार्रवाई सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस कार्रवाई में चीन, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड के कानून प्रवर्तन विभागों ने और समन्वित प्रयास किए और पूरी लाइन में संयुक्त गश्ती कानून प्रवर्तन, बहुपक्षीय विचार विमर्श, संयुक्त मादक प्रचार, व्यावहारिक प्रशिक्षण, संयुक्त तैनाती आदि कानून प्रवर्तन कार्यों को कुशलतापूर्वक पूरा किया है। पूरी लाइन में संयुक्त गश्ती कानून प्रवर्तन के आधार पर चीन, लाओस और म्यांमार ने व्यावहारिक प्रशिक्षण के आधार पर क्षेत्रों में संयुक्त तैनाती प्रशिक्षण कार्य पूरा किया, जिससे संयुक्त कानून प्रवर्तन, आपातकालीन समन्वय और सहयोगात्मक निपटान की व्यावहारिक क्षमता प्रभावी तौर पर उन्नत हुई है। उधर 1 जुलाई को मुंबई स्थित चीनी कौंसल जनरल छेन चे ने भारत को फ्री प्रेस जर्नल में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की 105वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सीपीसी सफलता की ओर 105 वर्षों का सफर शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया। यह लेख सीपीसी की स्थापना के बाद से पिछले 105 वर्षों में हासिल की गई उल्लेखनीय उपलब्धियों और अनुभवों का विस्तृत वर्णन करता है। इस लेख में कहा गया है कि 1 जुलाई 2026 को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की 105वीं वर्षगांठ है। 1921 में अपनी स्थापना के बाद से सीपीसी मात्र 58 सदस्यों वाली एक छोटी मार्क्सवादी पार्टी से विकसित होकर 10 करोड़ से अधिक सदस्यों वाली एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। 1921 से 1949 तक सीपीसी ने कठिन संघर्षों के माध्यम से चीनी जनता का नेतृत्व करते हुए साम्राज्यवाद, सामंतवाद और नौकरशाही पूंजीवाद के शासन को सफलतापूर्वक उखाड़ फेंका और चीन लोक गणराज्य की स्थापना की। और अगले 70 से अधिक वर्षों के अथक परिश्रम से सीपीसी ने चीन को एक अमीर कृषि प्रधान देश से एक विशाल अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने में चीनी जनता का नेतृत्व किया है, जिससे इसकी समग्र राष्ट्रीय शक्ति में उल्लेखनीय इजाफा देखा गया है। उधर 2 जुलाई को भारत के कोलकाता स्थित चीनी कौंसल जनरल शू वेई ने निमंत्रण पर कोलकाता मीडिया क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य 7वें दक्षिण एशिया सहयोग मंच में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी के बारे में जानकारी देना था। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई, एशियन न्यूज इंटरनेशनल एएनआई और द इंडियन एक्सप्रेस सहित 40 से अधिक मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों ने इसमें शिरकत की। कौंसल जनरल शू ने कहा कि दोनों देशों के नेताओं के रणनीतिक मार्गदर्शन में चीन भारत संबंधों में लगातार सुधार और विकास हुआ है। इस साल की शुरुआत से ही चीनी वाणिज्य दूतावास ने सांस्कृतिक आदान प्रदान गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित की है। विशेष तौर पर भारतीय कलाकारों और मीडिया के प्रतिनिधि की हाल ही में चीन के यूनान प्रांत की सफल यात्रा जो इस बात का पूर्ण प्रमाण है कि चीन भारत मित्रता दोनों देशों के लोगों की साझा अपेक्षाओं से मेल खाती है। हम आशा करते हैं कि दोनों देशों के बीच और अधिक द्विपक्षीय आदान प्रदान होगा, लोगों के बीच समझ में लगातार इजाफा होगा और हम मिलकर चीन भारत मित्रता का एक नया अध्याय लिखेंगे। उधर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की 105वीं वर्षगांठ के अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमेशा ही मानव जाति के लिए एक साझा भविष्य वाले समुदाय के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध रही है। 2 प्रमुख विकासशील देशों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के तौर पर चीन और भारत को ऐतिहासिक अवसरों का लाभ उठाकर अपने क्षेत्र यहाँ तक कि विश्व की समृद्धि और स्थिरता में ज्ञान और शक्ति का योगदान देने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। सुन रहे हैं अपने दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को। कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का बेहद स्वागत है। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं कहानी मयूर कुमारी।
इस पुस्तक में चीन की, तिब्बती, मंगोल, ताई, च्वांग, हान व उइघुर जातियों की 11 लोक कथाएं शामिल हैं। मयूर कुमारी नामक लोक कथा एक युवा राजकुमार के बारे में है, जिसने अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी प्रेमिका मयूर कुमारी को ढूंढ लिया। मेंढक की पोशाक नामक कहानी एक लोभी राजा के अंत का वर्णन करती है। इसी प्रकार च्वांग रॉकेट नामक कथा मेहनतकश जनता के संघर्ष और संघर्ष के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले सुख और आनंद को व्यक्त करती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की 11 कथाएं इस कहानी में सम्मिलित हैं। तो आइए जारी रखते हैं कहानियों का सिलसिला और सुनते हैं हमारी अगली कहानी। आज हम सुनेंगे कहानी हान जाति की, जिसका नाम है बुद्धिमान माचान। ये दोस्तों शुरू करते हैं। समय पहले माचान नामक एक आदमी रहता था। वह बहुत बुद्धिमान और चतुर था। वह अमीरों को कांटे से खटकता था, जबकि गरीब लोग उसे बेहद प्यार करते थे, क्योंकि वह उनकी मदद के लिए हर समय तैयार था। जब उसके गांव में जमींदार के आने और लगान वसूल करने का समय आया, तो माचान ने सोचा, मेरे परिवार के लोग पीढ़ी पर पीढ़ी उड़ाने लेकर को इतना सताया गया कि आखिर में वो चल ही गया और मेरी माँ बिल्कुल धूप से तरफ कर से विदा हो गई। इस बार मैं जमींदार को अनाज का एक भी दाना नहीं दूंगा। उसने जमींदार को अच्छा सबक सिखाने का पक्का इरादा कर लिया। लोमड़ियाँ खरीदी और अन्य आदि हिस्से से बहुत सी मोटी बाल्टी एक लोमड़ी को अपनी मकान में छुपा लिया। तो एक लंबी रस्सी से बांधकर रोज बाहर घूमने जाने लगा। एक दिन जमींदार लगान वसूल करता था, माचान के घर के सामने से गुजरा और उसने माचान को देखकर एक आवाज से पुकारा, माचान, अपना लगान अदा करने के लिए तुमने अनाज का प्रबंध कर लिया है या नहीं? फसल बहुत अच्छी हुई है, और भरा हुआ है, आपके लिए पैसा रखा है। माता ने जमींदार के पास जाकर उत्तर दिया, जब भी चाहे लगान देने आ सकते हैं। तभी जमींदार की नजर रस्सी से बंधी लोमड़ी पर पड़ी और उसके मुंह से निकला, अरे यही तुम क्या कर रहे हो? लोमड़ी को इस तरह लिए घूम रहे हो, अगर यह भाग गई तो? भाग जाए? मुस्कुरा कर बोला, भाग जाए तो अच्छा ही होगा, डरने की क्या बात है? लगता है पागल हो गए हो। यह एक लोमड़ी है जिसे तुमने रस्सी से बांध रखा है, फिर क्यों कहते हो भाग जाए तो अच्छा है? कहने का क्या मतलब? मुझे समझ नहीं आया। जाओ मेरी प्यारी माचान ने झुककर लोमड़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, जाओ और आज रात को कुछ मुर्गियां पकड़ कर लाओ। मुर्गियां जितनी मोटी हो उतना ही अच्छा। यह कहकर उसने लोमड़ी की रस्सी खोल दी। वह फौरन अपनी पूंछ उठाकर भाग गई और पलक मारते ही ओझल हो गई। यह देखकर जमींदार आवाज रह गया, क्या आप मेरे साथ खाना खाने मेरे घर आ सकेंगे? माचान ने जमींदार से कहा, मैंने इसलिए उसे जाने दिया है क्योंकि मुझे उम्मीद है जरूर आएंगे। मैं मेरे लिए कुछ मुर्गियां पकड़ कर लाई थी, जिससे कल दोपहर को शानदार दावत हो जाएगी, तो जरूर आइएगा। अगले दिन दोपहर तक भोजन तैयार हो चुका था। जमींदार ने बहुत दूर से ही उसकी खुशबू सूंघ ली। उसके मुंह में पानी आने लगा और बाद में रास्ता
जल्दी जल्दी तय करके वह माचाए के घर आ पहुंचा। वहां उसने देखा कि मेज पर मुर्गियों से बने तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए हैं। भुनी हुई मुर्गी, उबाल कर पकाई हुई मुर्गी, और फिर पानी में पकी मुर्गी के मांस के टुकड़े, घास के कटे मुर्गी, मुर्गियों से बने अनगिनत व्यंजन। तुम्हारी लोमड़ी कहाँ है माचाए? जमींदार ने कौतूहलवश पूछा। उसे बाहर निकालो और फिर हम सब एक साथ खाना खाएं। अरे उसकी चिंता छोड़ो, माचाए ने फिर हम उसके बिना खाना शुरू करें। फिर दोनों खाना खाने लगे। जमींदार मुर्गियों के व्यंजन खाते खाते गले तक छक गया और सोचने लगा, अगर मैं यह मुर्गियां देख सकूं तो कितना अच्छा होगा। जाओ अपनी लोमड़ी बाहर लाकर जरा मुझे दिखाओ, उसने कहा। माचाए मन ही मन मुस्कुराता हुआ अंदर के कमरे में गया और दूसरी लोमड़ी को बाहर लाया, जिसे उसने छिपा कर। अच्छी लोमड़ी है, जमींदार बोला। क्या तुम इसे चांदी के 100 सिक्कों में मुझे बेच सकते हो? हरगिज नहीं, माचाए सिर हिलाते हुए बोला। जब तक यह मेरे पास है मैं भूखा नहीं मरूंगा। मेरी जीविका इसी पर निर्भर है। ऊपर तुम्हारा जितना भी लगान बताया है वो सब मैं अभी उतार देता हूँ, लेकिन इस लोमड़ी को नहीं रोक सकता। माचाए, मैं तुमसे लगान नहीं चाहता, मैं तुम्हारी लोमड़ी चाहता हूँ। मैं तुम्हें 200 सिक्के दूंगा, बोलो तैयार हो? माचाए ने ठंडी सांस ली और मजबूरी का दिखावा करते हुए कहा, अगर तुमने इसे हासिल करने की ठान लिया तो मैं तुमसे इनकार नहीं कर सकूंगा, मगर चांदी के 300 सिक्कों से कम मैं उसे नहीं बेचूंगा। कर दिया। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं कहानी हान जाति की, जिसका नाम है बुद्धिमान माचाए। जब वह घर लौट आया तो अपनी एक रखैल के सामने डींग मारने लगा। अभी अभी वह एक विलक्षण लोमड़ी खरीद कर लाया, घर ला सकती है। मुझे विश्वास नहीं, रखैल बोली। जमींदार ने नीचे झुककर माचाए की तरह लोमड़ी को थपथपाते हुए कहा, जाओ मेरी प्यारी लोमड़ी, मेरे लिए कुछ मुर्गियां ले आओ। मुर्गियां जितनी मोटी हों उतना ही अच्छा। फिर उसने लोमड़ी को छोड़ दिया। लोमड़ी तेजी से भागी और जल्दी से ओझल हो गई। जमींदार दिन ब दिन इंतजार करता रहा, मगर लोमड़ी का साया भी दिखाई नहीं दिया। अंत में उसका घेरा सजाता रहा और वह समझ गया कि धोखा खा गया है। वह गुस्से से मुट्ठियां बांधकर दांत पीसते हुए बोला, बदमाश, तुम मुझे ही धोखा देने की जरूरत करता है। मुझे यमराज के घर भेज कर ही रहूंगा। वह आग बबूला हो गया और अपने 10 पिछल गुओं को साथ लेकर माचाए के घर चल पड़ा। वे माचाए को पकड़कर जमींदार के घर ले आए। गुंडे कहीं के, तुम बदमाश हो, जमींदार चिल्लाया। तुम्हारी इतनी मजाल से मुझे धोखा देने की कोशिश कर, फौरन मेरे चांदी के 3 हल्की सजा देकर छोड़ दो, वरना तुम्हारा सिर कलम करवा दूंगा। मैं वह रकम नहीं लौटा सकता, क्योंकि मैं उसे कब का खर्च कर चुका हूँ। माचाए ने कहा, क्या तुम सारी रकम खर्च कर चुके हो? 20 का दम निकाल दो। जमींदार ने सांस खींचते हुए अपने नौकर को हुक्म दिया। उस समय धूप रही थी और कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। सारा आकाश बड़े बड़े शोर से भरा हुआ था। हुजूर, जमींदार के नौकरों में से एक ने झिझकते हुए कहा, एक जवान शरीर को चाकर काट रही है और ठंड हड्डियों में घुसी जा रही है। उसे ठीक कर करना तो आसान है, लेकिन बचाना इतना आसान नहीं। इसके बजाय हम कल यह काम नहीं कर सकते। ठीक है, मगर उसे
कपड़े उतार लो और उसे एक बड़ी चक्की के बाटों से बांध दो ताकि रात को वह धूप से छिपकर मर जाए। जमींदार के नौकरों ने माचार के बदन से सिर्फ एक सूती बनियान और लंगोटी छोड़कर सभी कपड़े उतार लिए और उसे चक्की के बाटों से बांध दिया। और वैसी ही रात में माचार कड़ाके की सर्दी कैसे बर्दाश्त करे, उसने एक उपाय सीखा। जब सब लोग सो गए तो उसे चक्की के बाटों को छुड़ाना शुरू कर दिया। उसका दम टूट गया, फिर भी उसने बाटों को खींचना बंद नहीं किया। उसे पसीना पसीना हो गया। दूसरे दिन सुबह जमींदार ने अपने एक मापा को यह तोड़ने भेजा कि माचार वो सर्दी से मर गया है। अरे मालिक, जरा आंखें तो देखिए। मापा सफेद होकर चिल्लाया और उसी पल जमींदार के पास दौड़ आया। वह सर्दी से मरा कहाँ, बल्कि पसीना पसीना हो रहा है। यहाँ तक कि पसीना सुखाने के लिए उसने उससे पंखा भी मांगा। जमींदार दौड़ कर आया और देखा कि माचार परेशान है। कोई ठीक है, उसके पिटाई होने से पता लगाना बेहद जरूरी है। जमींदार ने सोचा। उसने जबरन मुस्कुराते हुए माचार से कहा, क्या तुम्हें बुखार है माचार? इतनी सर्दी और बर्फबारी के मौसम में तुम अधनंगे होते हुए भी पसीने से तरबतर हो रहे हो। बड़ी अजीब बात है यह। क्या कारण है इसका? इसके कारण यही पता चलता है कि जब किसी नेक प्राणी के साथ बुरा सलूक किया जाता है तो उसका क्या नतीजा होता है। माचार ने कहा, वह लोमड़ी जो मैंने तुम्हें बेची थी सचमुच जादू की लोमड़ी है। तुमने जरूर कोई ऐसा काम किया है जो उसे अच्छा नहीं लगा। क्या तुमने अपने रखवालों को लोमड़ी के बारे में कोई ऐसी बात बताई थी जिस पर उसे विश्वास नहीं हुआ? जरूर तुम दोनों के बीच कुछ इसी तरह की बातचीत हुई होगी जिसे सुनकर वह नहीं लगा। बेशक बेशक, जमींदार उससे सहमत होते हुए बोला, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? इस कड़ाके की सर्दी में तुम्हें इतनी गर्मी क्यों लग रही है? माचार ने ठंडी सांस ली और कहा, कुछ लोग आंखों के सामने मौजूद एक अच्छी चीज भी नहीं देख पाते। मुझे लगता है कि तुम मेरी इस पुरानी बनियान को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हो जो मुझे अपने दादा से मिली है। यह गर्म और ठंडी पोशाक कहलाती है। जाड़ों में यहाँ तक कि इससे भी ज्यादा सर्दी में यह मुझे इतना गर्म रखती है कि मैं कपड़ों से तरबतर हो जाता हूँ, जबकि गर्मियों में वो मुझे ठंडा रखती है। जमींदार यह सुनकर अवाक हो गया, लेकिन उसे माचार की बात पर विश्वास नहीं हो गया। क्या तुम अपना यह वस्त्र चांदी के 100 सिक्कों में मुझे बेच सकते हो? माचार ने 2 दिन बेचना तो दूर, इस बार मैं मोल तोल भी नहीं करूंगा। बनियान मेरे दादा मेरे लिए खरीदी थी और इसे बेचकर मैं एक अच्छा पोता नहीं कहलाऊंगा। माचार, जमींदार खरीदकर बोला, यह बनियान मुझे इतनी पसंद है कि मैं इसके लिए 200 सिक्के भी दे सकता हूँ। अब तो तुम इसे बेच दोगे। अगर इसे तुम्हें इतनी पसंद है तो मुझे 400 सिक्के दो। माचार ने इस तरह जवाब दिया, किसी को दे रहा हूँ। ठीक है, मगर इसके बिना मुझे सर्दी लग जाएगी। जमींदार ने बिना किसी बखेड़े के माचार के रुईदार कपड़े उसे वापस दे दिए और साथ में 400 सिक्के भी दे दिए तथा बदले में उसकी पसीने से तरगंदी बनियान ले ली। माचार ने अपने रुईदार कपड़े पहने और चांदी के सिक्के लेकर घर लौट आया। वहाँ उसने पहले की ही तरह कुछ पैसे अपने लिए रख लिए और बाकी अपने दोस्तों और गरीब लोगों में बांट दिए। जमींदार को अपनी एक नई हासिल बनियान पर बड़ा गर्व था। गंदी बहुत थी, इसलिए उसने अपने मालिक को आदेश दिया कि वह उसे पानी में उबाल कर और खुशबूदार साबुन से धोकर हवा में सुखाने के लिए फैला दे।
जब कन्या सूख गई तो वह उसे पहनकर अपने ससुर यानी अपनी रक्षाओं में कर दिया। रास्ते में जिन लोगों ने उसे देखा वो उसकी सुखी बनियान पर हंसे बिना नहीं रह सके। जमींदार को जितना आगे चलता गया उसे उतनी ज्यादा सर्दी महसूस होने लगी। शक होने लगा बनियान में खूब ज्यादा थोड़ी होगी या नहीं। कांपने लगा और उसके दांत चिपचिपाने लगे। बनियान से ढकने की भरपूर कोशिश करता, कभी उसे अपने सिर से ऊपर को खींच लेता तो कभी उसके अंदर बांधने छुपाने की कोशिश करता, जिससे वह बिल्कुल कचरे की तरह दिखाई देने लगा। सौभाग्य से उसकी रखेल ने सूझबूझ से काम लेते हुए अपने नौकर से कहा कि वह फौरन उसे घर पहुंचाकर बिस्तर पर लेटा दे। उसके बाद जमींदार को दुर्गति से छुटकारा मिला, लेकिन वह समझ गया कि उसे फिर एक बार बेवकूफ बनाया गया है। यह आग बबूला हो उठा और इस बार उसे माचाई को मार डालने का पक्का इरादा कर लिया। दोपहर को उसके नौकर ने माचाई को जा पकड़ा और उसे एक बोरी में डालकर समुद्र के किनारे हुए पेड़ की एक शाखा पर लटका दिया जो पानी के ऊपर फैली हुई थी। फिर जमींदार ने नौकर से कहा कि वह इस पेड़ को काट डाले, जिसका माचाई पानी में डूबकर मर जाएगा। नौकर ने जमींदार के अनुसार काम करना शुरू किया, लेकिन पेड़ काटते उसे भूख लगाई। जाने घर जाकर कुछ खाना खा लूं और फिर आखिर पेड़ ऐसा का काम कब करूं? उसने जमींदार से पूछा। ठीक है, पहले हम चलकर खाना खा लें, तो लौट कर इसे समाप्त कर डाले। जमींदार ने कहा, अब हम उसे नहीं बचा सकता। अभी भी वहां से गए ही थे कि जमींदार का बड़ा ससुर घर निकला, जो अपनी लड़की को उसके घर आ रहा था। वह पेड़ की डाल से लटकते उस बड़े से थैले को देखकर रुक गया। उसे लगा कि जैसे उसके अंदर की हाथ पाँव मारना है। कौन है इस थैले के अंदर? उसने जोर से पूछा। माचाई ने फौरन जवाब दिया। वह आवाज ताकत था। उसने करवा रहा था। थोड़ी देर यहाँ लटकते रहने के बाद मेरा फीवर ठीक हो गया है और अब मैं अपने घर की किसी के आने का इंतजार कर रहा हूँ, जो रस्ते काट कर मुझे नीचे उतार ले। आशा में वो जल्दी ही आ जाएगा। मुझे इस थैले के उपयोग के लिए प्रति घंटे चांदी के 100 सिक्कों के हिसाब से किराया देना है। अच्छा, बड़ा बात है। लेकिन खुशी से सुनना पड़ा। यह तो बड़े काम की चीज है। मैं तो घबरा हूँ। अगर मैं तुम्हें चांदी के 100 सिक्के दूँ तो क्या तुम मुझे भी इसका प्रयोग करने दोगे? क्यों नहीं? माचाई ने जवाब दिया। लेकिन 100 सिक्के दाम है, कम से कम 200 सिक्के देने होंगे। मुझे कोई बहुत धन्यवाद है, कहीं से भी डरे होगे। माचाई की आवाज सुनी तो जल्दी से थैला खोलकर उसे बंद कर दिया। देखो, मेरी पेट पूरी हो गई है। माचाई खुशी से चिल्लाया। जमींदार के ससुर ने डर भीतर माचाई को चांदी के 1.5 सिक्के दे दिए और कहा कि वह इसे थैला में डालकर पेड़ के ऊपर लटका दे। माचाई ने फौरन मान लिया और उसे थैले में डालकर समुद्र के ऊपर निकली घाट से लटकता पेड़ वहां कर दिया। थोड़ा जमींदार खाना खाने के बाद नौकर के साथ माचाई का खात्मा करने आ बसाया। पेड़ को काट गिराओ, जमींदार ने नौकर से कहा। अब हम तुम्हें खातिर करते हैं, इस बार तुम मौत के मुंह से नहीं निकल सकते। मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारा ससुर हूँ। बंद टुकड़ा दामाद की आवाज सुनकर जोर से चिल्लाने लगा। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। जमींदार फिर से चीख पड़ा। अच्छा, तो तुम मेरे ससुर हो। सब्र करो, थोड़ी देर में मैं तुम्हें समुद्र के राजा से मिलने भेज देता हूँ। इसने नौकर को जल्दी से पेड़ काट डालने का हुक्म दिया। इसलिए और अगले के अंदर बंद जमींदार के ससुर को समुद्र में डूबकर धन्य हो गया।
कपड़े खरीद लाया और जानबूझकर उनके सामने उगाता हुआ नजर आया। उस समय वह हाथ में 5 से लगी थी, जिसके पीठ पर लाल टीका बना हुआ था, बिल्कुल एक सामान जैसा लग रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो मर गए थे, फिर कैसे जीवित हो गए? जमींदार ने भयभीत होकर पूछा। एक बार भी मरा नहीं सकते, माचा ने जवाब दिया। तो फिर मैं समुद्र में गिरा। राजा ने अपने दूसरा सेनापति और 6 सैनिकों को मेरा स्वागत करने भेजा। फिर मुझे राजमहल में ले गए। जब मैंने दरवाजे को रोक दिया तो वहाँ की सारी चीजें सोने से स्वागत करने के इंतजार कर रही थी। अमरत्व प्रदान करने वाले आड़ू फल, खाद्य बतासी के घोंसले का सूप और 1000 अन्य प्रकार के लुभावने भोज्य पदार्थ, जिन्हें देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। सुंदर युवतियां मुझे लेकर उद्यान में घूमने गई। बड़े अफसोस की बात है, आप वहां नहीं थे। सब कुछ कितना आकर्षक और सुंदर, वहां अनगिनत अद्भुत चीजें मौजूद थी। सुनहरे भैंसे और सुनहरे घोड़े, सुनहरे मुर्गे, चलाते मोती, उखरार, रंगने वाले अंतर्वेदी पोशाकें, प्रदान करने वाली घड़ी। लेकिन मैं 2 दिन बाद ही इन सबसे ऊब गया, क्योंकि मैं सीधा साधा उद्यान में आती थी। वहां से विदा होने से पहले सागर के राजा ने मुझसे यह अनुरोध किया कि मैं किसी अप्सरा को चुनकर अपनी पत्नी बना लूं। सच बात तो यह है कि मैंने सबसे सुंदर अप्सरा को चुन भी लिया, मगर उसने मेरे साथ विनोद में आने से इनकार कर दिया। इसलिए मुझे उसे वहीं छोड़कर आना पड़ा। राजा ने मुझसे यह भी कहा कि वहाँ की बहुत कीमती चीजों में जो भी मुझे पसंद हो अपनी साथ ले जाए, मगर मैंने कहा कि मैं कोई भी चीज नहीं। जब उसने इसका कारण पूछा तो मैंने बताया कि मेरे पास तो 3 चीजें थी, लेकिन जब मैंने उन्हें जमींदार को बेच दिया तो मुसीबत में फंस गया। राजा बार बार पूछता रहा कि मुझे कुछ न कुछ तो लेना चाहिए, वरना वह नाराज हो जाएगा। इसलिए मैं ये पत्थर लेता आया। जब मैं वहां से चलने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और अनुरोध किया कि उससे मुलाकात करने में अक्सर नहीं लगता, क्योंकि वह मुझे बहुत चाहने लगा था। उसके पास जाने के लिए मुझे बार दरवाजे पर दस्तक देनी चाहिए और ऊंची आवाज में पुकारना चाहिए, मैं हूँ माचाई, एक नेक और ईमानदार आदमी, और फिर दरवाजा मेरे लिए खुल जाएगा। यह सब सुनकर जमींदार आश्चर्यचकित हो गया। मैं माचाई भी बिल्कुल उसने मन में सोचा, अगर मैं उसकी जगह होता तो सारी अप्सराओं को अपने रखैले बना लेता, सागर के राजा की हत्या करके उसके राज्य पर अधिकार कर लेता और सभी मूल्यवान चीजें अपने हाथ में ले लेता। माचाई ऊंचे स्वर में बोला, अगर मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हें दे दूं तो क्या तुम मुझे वहां ले चलोगे? जब राजा को अपनी संपत्ति प्राप्त करने की मेरी कोई इच्छा नहीं हुई तो मैं तुम्हारी मामूली चीजें क्यों लूं? माचाई ने गुस्से से उत्तर दिया, क्षमा करो, मेरी पिछली गलतियों के लिए मुझे क्षमा करो। अब से मैं हमेशा तुम्हारा आदर सम्मान किया करूंगा, बस तुम मुझे एक बार वहां पहुंचा दो। जमींदार घुटने टेक कर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे तुम पर दया आती है। माचाई बोला, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा, मगर सिर्फ एक बार, और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। पहली बात तो यह है कि तुम किसी को बताओगे नहीं कि कहाँ जा रहे हो। दूसरे, तुम्हें मेरे लिए लकड़ी का एक पीपा और अपने लिए मिट्टी की एक नाव तैयार करनी होगी, तथा पीपे को खड़खड़ाने के लिए मुझे लोहे का एक डंडा भी देना होगा। जमींदार ने इन सब चीजों का प्रबंध कर दिया और लकड़ी के पीपे में तथा जमींदार मिट्टी की नाव में बैठकर समुद्र में चले गए। माचाई, पीपा खड़खड़ाने का समय हो गया है, जमींदार ने कहा। माचाई लोहे के डंडे से लकड़ी की
रास्ते को धीरे धीरे पीटने लगा। जमींदार बहुत अधीर हो रहा था, क्योंकि वह राजा की हत्या करके जल्द से जल्द अप्सराओं से शादी करना चाहता था। इसलिए उसने माजाए से कहा कि वह उसकी नाक को पीटे, क्योंकि उसकी आवाज तेज होती है। माजाए के डंडे से नाक पीटने लगा। जमींदार की अधीरता और बढ़ गई। उसने माजाए को कहा उसकी पूरी ताकत से नाक को पीटे। साथ ही वो जोर से चिल्लाया, मैं हूँ माजाए, एक और ईमानदार आदमी। माजाए ने लोहे के डंडे से नाक और नाक टुकड़े टुकड़े हो गए। ताकि जमींदार समुद्र में डूबकर हमेशा के लिए उसकी सर में पहुंच गया। बुद्धिमान माजाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। चीनी कहानी हम सुन रहे हैं कहानी। आइए जारी रखते हैं कहानी का सिलसिला और सुनते हैं हमारी अगली कहानी, जिसे हम आज सुनेंगे उइघुर जाति की लोक कथा, जिसका नाम है शहतूत के पेड़ की छाया। बहुत समय पहले किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसका मकान सड़क से लगा हुआ था। उसके घर के अहाते में शहतूत का एक बहुत ऊंचा पेड़ था। गर्मियों में वह रोज इस पेड़ की छाया में आराम किया करता था। एक दिन एक गरीब आदमी उधर आ गया और गर्मी के कारण उसी पेड़ की छाया में लेट गया जहाँ सेठ आराम करता था। अरे उठ यहाँ से, मैं इस जगह किसी को लेटने की इजाजत नहीं दूंगा, सेठ ने चिल्लाकर कहा। क्यों उठूं? लेट कर थोड़ा आराम ही तो कर रहा हूँ। गरीब आदमी ने कहा, अबे यह पेड़ मैंने लगाया है, रोज पानी देकर मैंने इसे बड़ा किया, इसलिए इस पेड़ की छाया का मालिक भी मैं हूँ। सेठ मुस्कुराया। अच्छा, अगर यह छाया आपकी है तो मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, जो भी उचित दाम हो मैं देने को तैयार हूँ। गरीब आदमी बोला। पैसे का जिक्र आते ही सेठ का चेहरा खुशी से खिल उठा। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं अभी इस पेड़ की छाया तुम्हें बेचने को तैयार हूँ। सेठ बोला। कुछ दलालों को बुलाकर कीमत तय की गई और पेड़ की छाया उस गरीब आदमी को बेच दी गई। उसके बाद गरीब और वहाँ आराम से लेटा रहता। पेड़ की छाया कभी सेठ के अहाते में पड़ती तो अहाते में जाकर लेट जाता, और जब सेठ की रसोई में पड़ती तो वह उसकी रसोई में जा घुसता, और जब उसकी छाया सेठ की बैठक में पड़ती तो वह वहां जाकर आराम करता। अपने साथ वह अपने मित्रों के गधे और दूसरे पशुओं को भी ले आता। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं उइघुर जाति की लोक कथा, जिसका नाम है शहतूत के पेड़ की छाया। गरीब आदमी की यह हरकत सेठ ज्यादा समय तक सहन नहीं कर सका और एक दिन वह उबल पड़ा। क्यों बे? सेठ बोला। क्या तेरी अक्ल मारी गई है जो तू रोज मेरे अहाते और बैठक में आकर आराम करता है? भाग यहाँ से, फिर कभी इधर मुंह मत दिखाना। गरीब आदमी ने जवाब दिया।
सेठ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? यह छाया तो मैंने नगद दाम देकर आपसे खरीद ली है। जहाँ भी शहतूत के पेड़ की छाया पड़ेगी, वहीं मैं लेटकर आराम कर सकता हूँ। यह सुनकर सेठ खून का घूंट पी गया। उसके पास कोई चारा नहीं था। वह कर भी क्या सकता था। एक दिन सेठ के घर बहुत से मेहमान आए। सभी लोग बैठक में बैठे हुए थे। एकाएक गरीब आदमी जो शहतूत के पेड़ की छाया का मालिक था, किसी की परवाह किए बिना बड़े इत्मीनान से बैठक में आ लेटा। सेठ के अतिथियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बाद में जब सबको मालूम हुआ कि सेठ ने अपने पेड़ की छाया इस आदमी को बेच दी है, तो वे सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अब सेठ का इस घर में रहना दूभर हो गया। उसे दूसरे गांव में जाकर रहना पड़ा। सेठ के जाने के बाद वह गरीब आदमी उसके मकान में जाकर रहने लगा। जहां पहले सेठ का अस्तबल था, वहां अब गरीब आदमी का गधा खड़ा रहता था। इसके बाद से उस शहतूत के पेड़ की छाया में सभी राहगीर आराम करने लगे और वह गरीब आदमी उनका बड़े हर्ष से स्वागत करता। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। इसी के साथ हमारा आज का एक धीमी कहानी का अंत समाप्त होता है। अगले अंक तक फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना ध्यान और दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं, मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर को चकमा देकर राक्षसी युद्ध का मैदान छोड़कर भाग निकलती है। जाते जाते वह सांचांग को भी अपने मेघ यान में बिठाकर ले जाती है, जिससे वानर, शूकर और भिक्षु रेतात्मा की मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे सुनाते हैं। कहानी में आगे क्या हुआ। सुबह होने तक तीनों वहीं बैठे रहे। फिर उन्होंने सामान बांध लिया और वे बाहर निकलने ही वाले थे कि फाटक पर एक लामा उन्हें रोककर पूछने लगा, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। कल मैंने सभी लामा के सामने डील मारी थी कि मैं प्रेतात्मा को पकड़ लाऊंगा। उसे पकड़ना उसने ही मेरे गुरुदेव को गायब कर दिया है। हम लोग उन्हीं को खोजने जा रहे हैं। लामाओं ने कहा, महादेव, हमारी छोटी सी समस्या ने आपके गुरुदेव को बड़ी ही समस्या में फंसा दिया है। आप लोग उन्हें कहाँ खोजने जा रहे हैं? वानर ने जवाब दिया, हम जानते हैं उन्हें कहाँ खोजने जाना है। लामाओं ने कहा, अगर आप लोग जा ही रही है तो इतनी जल्दबाजी में न जाएं, पहले कुछ नाश्ता कर लें। 2-3 बर्तनों की गर्मा-गर्म चावल की मछली हो गई। वानर ने खुशी से लामाओं से विदाई ली। शूकर और भिक्षु रेतात्मा को घोड़ा और सामान सौंपा गया। फिर वे लोग पूरब की ओर लौट पड़े। शूकर बोला, भैया, हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। हम पूरब की तरफ क्यों लौट रहे हैं? वानर ने कहा, तुम इसका रहस्य नहीं जान पाओगे। वो युवती उस दिन हमें शराब की वन में बैठी हुई मिली थी। उसके असली रूप को मैंने पहचान लिया था। सात लोग यह समझ कर रहे कि वह एक महिला है। शराब खत्म कर रहा है कि वही युवती उठा चुकी है और हमारे गुरुदेव को भी उठा ले गई है। वो स्त्री बोधिसत्व ने जान बचाकर उन लोगों ने कर डाला। क्योंकि वह हमारे गुरुदेव को उठा ले गई है, इसलिए हम उसे खोजने के लिए उसी तरफ जा रहे हैं।
समझते हो उससे कहीं ज्यादा चालाक हो। चलो अब आगे चले। और ऐसा ही रूप भगिया जैसा देवलोक में हाहाकार मचाते समय उसने धारण किया था। उसके कान पर 3 सिकड़ से उदय हो गया था और वह अपने सोने हाथों से तेल दंड घुमाने लगा। उसने जंगल के पेड़ पौधों पर अपने धनुष से शोभने के साथ सहार करना शुरू कर दिया। ऊपर उसे देखकर बोला, देखो रे दात्मा, गुरुदेव को न खोज पाने के कारण यह पागल हो गया है। आनंद ने दरअसल पेड़ पौधों के बीच से रास्ता बना लिया था और 2 बूढ़े व्यक्तियों, पर्वत देवता और स्थानीय देवता को बाहर निकाल दिया था। उन दोनों ने वानर के पास आकर दंडवत प्रणाम किया और कहा, महान मनीषी, इस अंचल के पर्वत देवता और स्थानीय देवता का प्रणाम स्वीकार करें। शुकर ने कहा, इसके दंड के चमत्कार से सचमुच अच्छे नतीजे हासिल होने लगे स्थानीय देवता भी बाहर निकल आए हैं। अगर इसने एक रास्ता और साफ कर दिया तो वह अनिष्टकारी नक्षत्र को भी बाहर निकाल सकता है। वानर बोला, हे पर्वत देवता, हे स्थानीय देवता, लानत है तुम्हें। तुमने यहाँ के बस्तियों गिरोहों के साथ वारदात की है। जब कभी उनको हाथ को बड़ा मान लगता है तो वे तुम्हारी देवी पर बलि चढ़ाने के लिए ठोकर और ढेर खरीद लाते हैं। साथ ही तुम दैत्यांगना के सह अपराधी भी हो। मेरे गुरुदेव का अपहरण करने और उन्हें यहाँ लाने में तुमने उनकी मदद की है। बताओ, उन्हें कहाँ छिपाया गया है? अगर तुम मेरी बात से बचना चाहते हो तो फौरन सारी बात सच बता दो। दोनों देवताओं ने घबराकर कहा, महान मनीषी, आप हमें गलत समझ रहे हैं। दैत्यांगना हमारे पर्वत पर नहीं रहती। वह हमें नाचीज समझती है, लेकिन जब रात के समय आंखें चलती है तो हमें उसके बारे में एक बातें पता चल जाती हैं। वानर ने पूछा, बताओ, जल्दी बताओ, जो कुछ तुम उसके बारे में जानते हो जल्दी से उगलो। स्थानीय देवता ने जवाब दिया, को यहाँ से दक्षिण में 300 कोस पूरी तरह की ओर लेती है। जिसमें असल गंजरा नामक एक गुफा है। इसी गुफा में रहने वाले गुरुदेव का अपहरण किया है। अब क्या था, यह खबर सुनकर वानर हक्का बक्का रह गया, पर उसने अपनी भावना को बोला, भैया, यह पर्वत इतना ऊंचा और इतना खड़े ढलान वाला है कि यहाँ पे इसके साथों का होना संभव है। सभी ऊंचे पर्वतों में दैत्य दानव रहते हैं। खड़े ढलानों वाले हर पहाड़ पर के आत्मा निवास करते हैं। लेकिन आत्मा तुम और मैं यही रहते हैं और शुकर को घाटी में भेजकर यह पता लगाते हैं कि आगे जाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता कौन सा हो सकता है। अगर वहाँ कोई गुफा महल मिला तो शुकर को उसके प्रवेश द्वार का पता भी लगाना होगा। अपने को भूल सके और इन्हें मुक्त करा सके। शुक्र बोला, देखता हूँ मेरा भाई कितना साथ देता है। सबसे पहले आगे जाकर मुझे ही जोखिम उठाना पड़ रहा है। वानर ने चुटकी लेते हुए कहा, कल रात तुम्ही ने कहा था कि यह सब काम हम लोग
तुम पर छोड़ सकते हैं। आप मैदान छोड़कर भागने की कोशिश क्यों कर रहे हो? शुकर बोला, मुझे लताड़ क्यों रहे हो? जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। शुकर ने अपना पासा एक तरफ रख दिया, कपड़े खींचकर ठीक हाथ लिए और अपनी हाथ रखा। मुझे भी कहा, शुकर ने नीचे उतरकर एक डंडी खोज ली। अब डंडे पर लगभग 2 कोस चलने के बाद उसे दूर बैठे बालाएं एक कुएं से पानी भरती दिखाई दी। शुकर ने उनके करीब जाकर पुकारा, दोस्त बैठे बालाओं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और गुस्से में आंखों में बोला होकर बोली, ऐसा बदतमीज दिख रहा है। ना तो हमारी इससे कोई जान पहचान है और ना ही कभी कोई मुलाकात हुई है, फिर भी हमें दोस्त बैठे वाला कैसे कह रहा है? उन्होंने पानी पीने के काम आने वाली डंडी उठाकर शुकर के सिर पर मारा। शुकर तो निहत्था था, इसलिए जैसे वाला के वार को रोक नहीं पाया। जब 3-4 बार उसकी खोपड़ी पर पड़े तो दोनों हाथों से सिर ढककर वह उल्टे पांव पहाड़ी ढलान की तरफ भागा और जोर से चिल्लाया, भाइयों, वापस चलो, वो कैसे बनाए बड़ी खूंखार है। बालक ने पूछा, कैसी खूंखार है, हुआ क्या? शुकर ने यहाँ पीछे बालक को बताई। उसकी सारी बात सुनने के बाद बालक ने कहा, अच्छा, अब जाओ और सच्चाई का आराम से जाकर पता लगाओ। शुकर ने जवाब दिया, लेकिन अगर मैं फिर से एक बार गया तो वो मुझे जरूर पहचान लेगी। बालक ने सुझाव दिया, अगर ऐसा है तो कोई और दो कारण करके जाओ। शुकर ने पूछा, लेकिन भैया कोई और निर्धारण करने के बाद मुझे उनसे कैसे बात करनी होगी? उसने जवाब दिया, कोई दूसरा निर्धारण करने के बाद उसे उनके पास जाना चाहिए और छुप कर नमस्कार करना चाहिए। ये देख लेना कि उनकी उम्र क्या है। अगर उनकी उम्र हम लोगों के बराबर ही हुई तो कुमारी जी कहकर बुलाना, और अगर कहीं उनकी उम्र हम लोगों से काफी ज्यादा हुई तो श्रीमती जी कहकर बुलाना। पवित्र यात्रा बड़े साहस के साथ पश्चिम की ओर। कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के नीचे बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज़, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज़, रात 8:30 से 9:30 बजे